गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स बिहार का स्टेट का जो परीक्षा भी दोस्तों होने वाला है दोस्तों, जुलाई या अगस्त तक में हो जाएगा दोस्तों। उस एग्ज़ाम का अभी तक में जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों स्टेट का, एक बार 2020 में हुआ है, 2023 में हुआ है और 2024 में, तो तीनों एग्ज़ाम का दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों अभी तक में, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता ये टॉपिक से दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो टोटल क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों डिस्कशन हम अपने इस चैनल पर करवाते हैं दोस्तों। अभी तक में टोटल दोस्तों अभी हम लोग का 5 सेशन अभी तक हम लोग का आ चुका है और ये इसी चैनल के प्लेलिस्ट में डाला गया था, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आज हम लोग करने वाले दोस्तों ये 10 सितंबर 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम लोग इस सेशन में यही करने वाले हैं दोस्तों, टोटल 50 क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों, जो नहीं देखे वो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी जो परीक्षा होने वाले दोस्तों उसमें 100% ही दोस्तों यहीं से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा देने का अर्थ है। शिक्षा देने का अर्थ क्या है? तो निर्देश देना है दोस्तों। शिक्षा देने का अर्थ है दोस्तों निर्देश देना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सॉल्यूशन देखिए, शिक्षा का अर्थ है निर्देश देना, जिसका उद्देश्य है बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा विकास का वह क्रम जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है दोस्तों। यह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा या वयस्क ज्ञान, अनुभव, कौशल और अच्छा दृष्टिकोण प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा देने का अर्थ क्या है? निर्देश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से एक शिक्षण प्रविधि है। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि है, क्या है दोस्तों? तो सचित्रण, किंडरगार्टन नहीं होगा, मोंटेसरी भी नहीं होगा, तत्परता नहीं होगा। शिक्षण प्रविधि की बात हो रही थी, यहाँ पर स्वचित्रण होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षण में शिक्षक किस प्रकार से विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है वही शिक्षण विधि है। अर्थात विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी व उद्देश्यपरक बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है वही शिक्षण प्रविधि कहलाती है दोस्तों। जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, कार्य निर्धारण प्रविधि, निरीक्षण प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, अभ्यास प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि और प्रयोगात्मक प्रविधि। विकल्प सचित्रण एक शिक्षण प्रविधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है। जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है तो अधिगम है दोस्तों। ये अधिगम करता है, शिक्षण नहीं होगा, अधिगम एवं शिक्षण नहीं होगा, अधिगम होगा। जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया क्या है? तो अधिगम है। सॉल्यूशन देखिए इसका, जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया अधिगम है। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के पश्चात ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। अतः अधिगम जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध है। अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध है, तो अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का क्या संबंध हो सकता है? ये होगा दूसरे से पारस्परिक संबंध, यही अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध है। सॉल्यूशन देखिए इसका, अंतर्वैयक्तिक संबंध दो या अधिक लोगों के बीच का संबंध है जो अस्थायी या अस्थिर स्वरूप का हो सकता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रभावों के संदर्भ में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना में समान उद्देश्य। पाठ योजना में समान उद्देश्य क्या हो सकता है दोस्तों? तो दीर्घकालिक उद्देश्य से परिभाषित करते हैं दोस्तों। पाठ योजना में समान उद्देश्य को दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। चलो इसका नेक्स्ट देखिए, तत्कालिक उद्देश्य को परिभाषित करती ये नहीं होगा, कक्षा क्रिया को परिभाषित करती ये भी नहीं होगा, शिक्षक क्रिया को परिभाषित करते ये भी नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? तो दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, पाठ योजना में समान उद्देश्य दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। एक पाठ योजना किसी पाठ को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शिक्षक की मार्गदर्शिका है। इसका प्राथमिक लक्ष्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अनुमान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है तो क्या होगा दोस्तों? तो परियोजना आधारित होगा, परियोजना आधारित। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है तो वह होगा दोस्तों परियोजना आधारित। सॉल्यूशन देखिए, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है परियोजना आधारित होता है। शिक्षण विधि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग है और प्रविधियाँ उस प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने का साधन है। जैसे प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि और व्याख्यान विधि, अभ्यास विधि आदि। ठीक है, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है परियोजना आधारित होता है। शिक्षण विधि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग है और प्रविधियाँ उस प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने का साधन है।
जैसे प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि और व्याख्यान विधि, अभ्यास विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विषय वस्तु निर्धारित करता है। विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, विषय वस्तु शिक्षण विधि को निर्धारित करता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है किस चीज़ को? तो शिक्षण विधि को निर्धारित करता है। शिक्षक की मनोवृत्ति को नहीं करता, शिक्षार्थी की भागीदारी को भी नहीं करता, शिक्षण प्रभावशीलता को भी नहीं, शिक्षण विधि को प्रभावित निर्धारित करता है। सोल्यूशन देखिए इसका, पाठ्य चर्चा के उद्देश्यों की प्राप्ति में विषय वस्तु एक साधन के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार विषय वस्तु पाठ्य चर्चा विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः विषय वस्तु शिक्षण विधि निर्धारित करता है। फ्रोबेल महोदय के अनुसार पाठ्य चर्चा को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। फ्रोबेल महोदय के अनुसार पाठ्य चर्चा को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों को सार समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि है। तो क्या है? दलगत कार्य होगा, दलगत कार्य। छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि क्या है? तो ये होगा दलगत कार्य होगा। छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि क्या होगा? तो दलगत कार्य होगा। सोल्यूशन देखिए, छात्र छात्राओं की मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु दलगत कार्य विधि सबसे अच्छी विधि है। सभी क्षमताओं के शिक्षार्थियों की कक्षा के क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। मिश्रित दृष्टिकोण गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार करता है। एक मिश्रित कक्षा शिक्षार्थियों को अपनी गति से अध्ययन करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। शिकागो विश्वविद्यालय ने क्या विकसित किया था? ADDIE मॉडल विकसित किया है। शिकागो विश्वविद्यालय ने ADDIE मॉडल मॉडल विकसित किया है शिकागो विश्वविद्यालय ने। और सोल्यूशन देखिए इसका, शिकागो विश्वविद्यालय 1892 में अमेरिकन बैप्टिस्ट एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में खोला गया और शिकागो विश्वविद्यालय ने ADDIE मॉडल विकसित किया है। और ADDIE मॉडल का पूर्ण रूप है एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और डिवेल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, विशिष्ट उद्देश्य लिखकर दोस्तों शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य लिखकर शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक शिक्षक के कई उद्देश्य हैं, लेकिन शिक्षक का मूल उद्देश्य छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना है। शिक्षक शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखकर निर्धारित करता है। उद्देश्यों का निर्माण शिक्षक स्वयं शिक्षा उद्देश्यों के आधार पर करता है। देखिए, एक शिक्षक के कई उद्देश्य हैं, लेकिन शिक्षक का मूल उद्देश्य छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना है। शिक्षक शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखकर निर्धारित करता है। उद्देश्यों का निर्माण शिक्षक स्वयं शिक्षा उद्देश्य के आधार पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में। शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सोल्यूशन है इसका, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार प्राप्त होने तक अभ्यास, प्रतिक्रिया और पुनरावृत्ति के माध्यम से विशिष्ट कक्षा दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करती है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल, पाठ्य पुस्तक तथा कक्षा अनुशासन आदि कक्षा के हर पक्ष को सरल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है तो क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है, क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक होता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य पुस्तक का क्रम मनोवैज्ञानिक होता है। एस्टोफल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए। देखिए, कक्षा श्यामपट्ट को किसी भी छात्र से साफ करवाना चाहिए, गलत होगा। श्यामपट्ट को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ये भी गलत होगा। उपयुक्त में से कोई ये तो नहीं, शिक्षक को ही श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, याद रखिएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को कक्षा से बाहर निकलते समय श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, क्योंकि यदि श्यामपट्ट साफ नहीं है और अगले शिक्षक कक्षा में आते हैं तो छात्र कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में समर्थ
सक्षम नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे स्वयं विचलित रहेंगे। शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड को साफ करना एक अच्छा अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो ऑप्शन में बताइए कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। देखिए कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर क्या होता है? कक्षा का अनुशासन तो होगा नहीं दोस्तों। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण क्या है दोस्तों? ये मायने रखता है। कक्षा का सामाजिक वातावरण ये भी नहीं, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण ये याद रखेगा। सॉल्यूशन इसका देखिए, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण पर दृष्टिगोचर होता है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में बदलाव को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये भी दोनों होगा। इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं। समावेशन विविधता को महत्व देता है। समावेशन विविधता को महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। सॉल्यूशन देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना और उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। यह शिक्षा का एक ऐसा प्रकार है जहाँ शिक्षा उनकी जाति, धर्म, वंश, रंग, लिंग और अक्षमता से प्रभावित हुए बिना सभी छात्रों के लिए प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ऑप्शन नंबर ये देखिए ढेर सारी किताबें रखी हुई है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। सॉल्यूशन इसका है, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। यह वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह कर रहता है। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय, जिसका अर्थ है पुस्तकों को रखने वाला स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक का एक प्रकार है? तो ए और बी दोनों होगा। ये देखिए समान पाठ्य पुस्तक, ये एक पुस्तक का प्रकार है। संदर्भ पुस्तक, ये भी एक पुस्तक का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक का प्रकार है? देखिए समान पाठ्य पुस्तक भी एक पुस्तक का प्रकार है और संदर्भ पुस्तक भी एक पुस्तक का प्रकार है। सॉल्यूशन देखिए इसका, पुस्तकों के प्रकार को पुस्तकों के प्रारूप, निर्माण की विधि या उपस्थिति द्वारा परिभाषित किया जाता है। समान पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक दोनों ही एक पुस्तक का प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है दोस्तों? देखिए सहानुभूति है, संचार भी है, रचनात्मकता भी है, ईर्ष्या शिक्षक का गुण नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक शिक्षक न केवल ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करता है बल्कि प्रेरणा स्रोत, संरक्षक, सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, सहानुभूति देना है। ज्ञान का संचार करना एक शिक्षक का प्राथमिक दायित्व है। शिक्षक को रचनात्मक होना चाहिए। ईर्ष्या एक शिक्षक का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए संवेदनशीलता। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो संवेदनशीलता शिक्षण को प्रभावित करते हैं। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है दोस्तों? तो संवेदनशीलता शिक्षण को प्रभावित करता है। प्रबंधन क्षमता नहीं करता है, सामाजिक कौशल भी नहीं करता, मगर संवेदनशीलता प्रभावित गुण करता है व्यक्तिगत गुण शिक्षण को। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, संवेदनशीलता शिक्षक का व्यक्तिगत गुण होता है जो कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शिक्षण एक सामाजिक गतिविधि है और यह अधिगम की सुविधा प्रदान करती है। शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो छात्र के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए बनाए और निष्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है तो क्या होती है दोस्तों? तो छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है? छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। सॉल्यूशन देखिए इसका, उच्च शिक्षा में शिक्षक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे युवा पीढ़ी को साहस और ज्ञान के साथ भविष्य का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। उच्च शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। शिक्षक की भूमिका अधिगम के ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहाँ बच्चे स्वयं अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सके और ज्ञान का निर्माण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन है। मूल्यांकन है तो मूल्यांकन क्या है दोस्तों? तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है दोस्तों। मूल्यांकन क्या है दोस्तों? एक सतत प्रक्रिया है दोस्तों। ये आवधिक प्रक्रिया नहीं है, अर्धवार्षिक प्रक्रिया नहीं है, वार्षिक प्रक्रिया भी नहीं है दोस्तों, सतत प्रक्रिया है। सॉल्यूशन देखिए इसका, मूल्यांकन किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। परीक्षण और मापन की सहायता से मूल्यांकन होता है। परीक्षण और मापन की सहायता से मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन एक सतत
मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा जीवन प्रयत्न चलती है। मूल्यांकन मात्रात्मक विवरण मापन और या गुणात्मक होता है। विवरण गैर मापन होता है और मूल्य निर्माण करता है। देखिए, मूल्यांकन मात्रात्मक विवरण मापन और या गुणात्मक विवरण गैर मापन और प्लस मूल्य निर्माण, ये तीनों होगा। सॉल्यूशन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकने की व्यापक प्रक्रिया। आंकने की व्यापक प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? देखिए, आंकने की व्यापक प्रक्रिया को मूल्यांकन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए इसका, आंकने या आकलन की व्यापक प्रक्रिया मूल्यांकन है। शिक्षक विश्लेषण करने के लिए और छात्र की उपलब्धि का अंदाजा लगाने के लिए छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में परमाणु के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, सभी होगा इसमें। शिक्षक निर्मित परीक्षण होगा, बाहरी परीक्षण होगा, आंतरिक परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण और आंतरिक परीक्षण, ये तीनों परीक्षण होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, संकलनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय संपूर्ण कोर्स की समाप्ति के पश्चात किए जाने वाले समग्र मूल्यांकन से है। इस मूल्यांकन की सहायता से यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। अतः संकलनात्मक मूल्यांकन एक शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण तथा आंतरिक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य चर्चा का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? पाठ्य चर्चा का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, पारिवारिक जीवन पर आधारित नहीं है। पाठ्य चर्चा का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो पारिवारिक जीवन पर आधारित नहीं हो सकता है, बच्चा पर आधारित है, गतिविधि पे, सामुदायिक जीवन पर हो सकता है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, पाठ्य चर्चा को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों में बांटकर निर्धारण करना चाहिए। छात्रों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिक स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। समाज, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्चा के निर्माण की प्रक्रिया की जानी चाहिए। और पाठ्यचर्चा का सिद्धांत पारिवारिक जीवन पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्चा का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्चा का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्चा का तत्व नहीं है? तो शिक्षक पाठ्यचर्चा का तत्व नहीं है। विषय वस्तु है, मूल्यांकन है, उद्देश्य होगा। देखिए, पाठ्यचर्चा के प्रमुख 4 घटक है। उद्देश्य देखिए 4 घटक है। उद्देश्य हो गया एक पाठ्यचर्चा प्रकरण या विषय वस्तु हो गया, पाठ्यचर्चा सामग्री अनुभव, पाठ्यचर्चा मूल्यांकन, ये 4 हो गया। उद्देश्य, पाठ्यचर्चा प्रकरण या विषय वस्तु, पाठ्यचर्चा सामग्री और अनुभव, पाठ्यचर्चा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में लघु संस्कृति है। विद्यालय में लघु संस्कृति क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए हमारा सही होगा। विद्यालय में लघु संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी। वर्ग कक्षा देखिए, विद्यालय में लघु संस्कृति वर्ग कक्षा है दोस्तों। परिवार नहीं होगा, घर नहीं होगा, पाठ्यक्रम नहीं होगा। विद्यालय की बात हो रही है ना, तो वर्ग कक्षा ही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक आदर्श विद्यालय समाज का लघु रूप प्रस्तुत करता है जिसमें इसकी संस्कृति विशेषताएं शुद्ध रूप में परिलक्षित होती है। विद्यालय के मुख्य कार्य में से एक समाज की सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करना और इसे आने वाले पीढ़ियों को हस्तांतरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या हो सकता है? तो उपरोक्त में से सभी होगा। देखिए, स्वायत्तता होगा, न्याय होगा, निष्ठा होगा। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है? मूलभूत सिद्धांत स्वायत्तता होगा, न्याय होगा और निष्ठा होगा। सॉल्यूशन देखिए, परामर्श व्यक्ति की भिन्नता पर आधारित है। यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिर्देशित बनाने का प्रयास करता है और उपबोध की व्यक्तिगत समस्याओं में अधिक रुचि रखता है। परामर्श के मूलभूत सिद्धांतों में स्वायत्तता, उपकार, न्याय और निष्ठा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका, वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका क्या है दोस्तों? तो प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम में सीखने का प्रभावी तरीका है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सीखने के प्रभावी तरीकों में वह सभी क्रियाएं शामिल है जिसके द्वारा छात्र उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के अनुभव में संलग्न होते हैं। वर्तमान में अधिगम का प्रभावी तरीका प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है। यह वह संकल्प है तो कक्षा और ICT समर्थित शिक्षक दोनों में ऑफलाइन शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण में भी पारंपरिक अधिगम के लाभों को श्रेष्ठ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, तो ये होगा करना दोस्तों, ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। सॉल्यूशन देखिए, सीखने का सबसे अच्छा तरीका करके सीखना है। यह विधि छात्रों को अपने स्वयं के व्यवहार में विश्लेषण करने और सीखने के लिए संलग्न करती है। गतिविधि का सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है। यह सक्रिय प्रबंधन को स्व क्रियाकलाप
करके स्मृति में अधिक ज्ञान को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री क्या है? शिक्षण मॉडल 4 क्या है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मॉडल। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री क्या होगा? तो ये मॉडल होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका कि त्रिआयामी सहायक सामग्री का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में बहुत प्रभावशीलता के साथ उपयोग किया जाता है। विकल्प बी दोस्तों, मॉडल एक त्रिआयामी शिक्षण सामग्री। मॉडल विषयों का एक मूर्त निरूपण है, उनका आकार इसे आसान और सुविधाजनक रूप से देखने के लिए समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंबिसार था। दोस्तों बिंबिसार, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों बिंबिसार होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इन्हें श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था दोस्तों, और धनानंद को नंदवंश का अंतिम शासक माना जाता है। धनानंद को नंदवंश का अंतिम शासक ये से माना जाता है। ये दोस्तों हर्यक वंश का शासक था दोस्तों, संस्थापक, और इसका दोस्तों अंतिम शासक था नागदशक, याद रखिएगा, हर्यक वंश का। और अगर नंदवंश का अंतिम शासक बोला जाए दोस्तों, धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो वह है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है दोस्तों। सॉल्यूशन है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। यह क्षेत्र देश के 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों। देखिए, यह देश के 33.5% भाग लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो वो हो जाएगा ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, ये सभी हो जाएगा। सॉल्यूशन है इसका, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मुद्रा बाजार साधन, अल्पकालिक वित्त पोषण साधन है जिनका उद्देश्य व्यवसायों की वित्तीय तरलता को बढ़ाना है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के प्रकार है ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, कॉल और नोटिस मनी, इंटर बैंक टर्म मार्केट, पुनर्खरीद समझौते, बैंकर की स्वीकृति, ये सभी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था? देखिए दोस्तों, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा से राजनीतिक कैदियों की रिहाई के कारण दोस्तों त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1937 के चुनावों में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। वायसराय ने बाद में मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला को मार्च 1938 में अपना राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया दोस्तों। 1938 में अन्य राजनीतिक योगेंद्र शुक्ला को मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया। और कौन माना था दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, वायसराय ने इस मांगों को माना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचारों में रहा ULPIN, समाचारों में रहा अल्पिन, अल्पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है दोस्तों? अल्पिन, तो देखिए दोस्तों, यह होगा भूमि संसाधन से संबंधित क्षेत्र से संबंधित यह विशिष्ट पहचान संख्या है दोस्तों, भूमि संसाधन से। देखिए सॉल्यूशन है, अल्पिन मतलब यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, भूमि संसाधन से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है। भारत में भूमि के प्रत्येक पार्सल को आवंटित विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक 14 अंकीय भूमि संपत्ति पहचान संख्या है। इसे भूमि के लिए आधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है दोस्तों? कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों, रिकेट्स धुंध के कारण होता है, ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में समस्या, ये तीनों दोस्तों धुंध के कारण होने वाला समस्या है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, धुंध काफ़ी दूषित होता है जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। यह फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है जिससे
सांस से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, वातस्पति और अन्य सांस लेने संबंधी समस्याएं हो सकती है। धुंध जल की छोटी बूंदों को संदर्भित करती है जो हवा में निलंबित है और वे हवा में जल वाष्प और ठंडी हवा के संपर्क में आने का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, गैर खतरनाक। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो ये करता है गैर खतरनाक। देखिए कौन सा ठोस अपशिष्ट की बात हो रही है यहाँ पे, नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है, ये गैर खतरनाक। विषाक्त नहीं होगा, खतरनाक नहीं, गैर विषैले नहीं, गैर खतरनाक होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसी शहर कस्बे के अधिकांश गैर खतरनाक ठोस कचरे का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें नियमित संग्रह और प्रसंस्करण या निपटान स्थल तक परिवहन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है? ये है मानव गतिविधि। जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? द मानव गतिविधि। सोल्यूशन देखिए इसका, जंगल की आग का मुख्य कारण मानवीय गतिविधि है। कई बार जंगल में घूमने, फोटोग्राफी करने या शोध के लिए किए गए लोग कैंप फायर, जलती सिगरेट, जानवरों को भगाने वाले पटाखे या माचिस की जलती तिल्ली यूं ही फेंक देते हैं जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है दोस्तों? तो उपरोक्त में से सभी होगा। समुद्र के स्तर में वृद्धि, वर्षा में बदलाव, रेगिस्तान का विस्तार, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण समुद्र का स्तर प्रतिवर्ष 0.12 इंच बढ़ जाता है। मरुस्थलीकरण, समुद्र के स्तर में वृद्धि, रेगिस्तान का विस्तार ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो यह 1981 ईस्वी में हुई थी। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो वर्ष 1981 में। सोल्यूशन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य के किश्तवाड़ जिले में स्थित है जिसे 4 फरवरी 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ग की भुजा, देखिए एक यहाँ पे मैथ आ गया दोस्तों, मैथ देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो 196 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मूल राशि 5000, यदि मूल राशि 50,000 सॉरी दोस्तों, मूल राशि 50,000 रुपया है और 4 वर्ष समय 4 वर्ष है दोस्तों, तो ब्याज की दर भी 2%, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन हो गया दोस्तों, गुना दर गुना समय बटे 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 50,000 हो गया ना दोस्तों, गुना 4 गुना 2 बटे 100, 20 कट गया दोस्तों, 4 दूना 8 5 40,000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्याज। और 4,000 दोस्तों ब्याज। देखिए दोस्तों 5,000, 4 दूना 8 5 40, हाँ सही है दोस्तों, 4,000 ही आंसर इसका होगा दोस्तों, गुना कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.75 गुना 4.4 गुना 2.4 भागा अगर 6 से देते हैं तो कैसे हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें देखिए दोस्तों बटा 6 कर दो, 0.6, तो 0.6 दोस्तों यहाँ से ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये इसका पॉइंट और इसका पॉइंट हट गया दोस्तों, 24/6, 6 चौका 24। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 168 है। दो संख्या का लघुत्तम एलसीएम 168 है और उनमें से महत्तम एचसीएफ 12 है। तो यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, दो संख्या सबसे पहले मान लीजिए, एक संख्या x है, एक संख्या y है, x y हो गया। प्रश्नानुसार इसका अंतर x - y बराबर 60 हो जाएगा, इसका अंतर 60 दिया हुआ है। अब बोल रहा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो x इंटू वाई बराबर 168 गुना 12 हो जाएगा। x पहला संख्या दूसरा संख्या बराबर ये 168 गुना 12 दे दिए दोस्तों। अब एक्स वाई हमारा 2016 निकल गया। अब यहाँ पर योग बोल रहा था ना, दोनों संख्या का योग क्या होगा? तो योग देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे। x + y² बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, x - y² + 4xy। ये होता है दोस्तों फॉर्मूला, x + y² बराबर x - y² + 4xy। तो 60² हो गया दोस्तों, प्लस 4 गुना 2016, तो 3600 + 8064 हो गया दोस्तों। x + y बराबर 11,064
664 हो गया। तो x + y बराबर दोस्तों इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 108 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश और सुरेश के मिट्टी के कीलों की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। रमेश और सुरेश, देखिए रमेश और सुरेश के मिट्टी के कीलों की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है दोस्तों इसका ऊंचाई दोनों का। और ये 24 सेंटीमीटर अलग है दोस्तों। देखिए एक 8 होगा, एक 15 हो गया, और यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 15 हो गया, सॉरी दोस्तों ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये दोस्तों इस बीच की दूरी है क्या 24। तो कीले के शिखर एक दूसरे को कितनी दूर है दोस्तों, ये हमको हाइट मांग रहा है। ये हाइट क्या होगा, ये हाइट निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखिए ये बराबर कर देंगे, तो ये भी 8 हो जाएगा। ये क्या हमारा हाइट हो गया इसका 7 हो गया, 8 7 15, और 24, ये भी 24 हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है ये कर्व निकाल देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा। कर्व निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो कर्व निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब 24 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 5 24 24 सिंगर 576 माइनस 7 7 49 क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ देखिए सही है दोस्तों। यहाँ पे क्या कर देंगे 576 प्लस 24, और सॉरी दोस्तों ये दोनों का ऐड होगा, बराबर हो जाएगा 80 बराबर, तो 6 से 25 होगा, 80 बराबर 25 सेंटीमीटर हमारा ये दूरी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से, जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है दोस्तों, उसी प्रकार एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया किस चीज़ का होता है दोस्तों, ऊंचाई से जिसको डर रहता है दोस्तों वो होता है। देखिए जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया में रोगी को पानी से डर लगता है, उसी प्रकार एक्रोफोबिया में रोगी को ऊंचाई से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है दोस्तों। देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और ग्रेनाइट, ये तीनों कोयला का प्रकार है दोस्तों, जो कि सी कोयले का प्रकार नहीं है। देखिए दिए विकल्प में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस तथा लिग्नाइट विभिन्न प्रकार के कोयले हैं, जबकि ग्रेनाइट एक प्रकार की चट्टान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया गया 1 2 3 1 फिर 4 9। देखिए दोस्तों ये एक जो है दोस्तों, ये 2 अंक के बाद थर्ड अंक पे 1 आता है, याद रखिएगा थर्ड अंक पे 1 आता है। और 2 दूना 4, मतलब 2 और 4 के बीच में दोस्तों 2 अंक है दोस्तों। इसी प्रकार 4 फिर 2 अंक हो गया दोस्तों, तो 2 दूनी 4, 4 दोनों यहाँ पे 8 हो जाएगा दोस्तों, 8। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, जिस प्रकार देखिए यहाँ पे दोस्तों डेयर को 1083 के रूप में कोडित किया गया दोस्तों, उसी प्रकार फैट को दोस्तों 2093 के रूप में कोडित किया गया है। तो फेयर को किस रूप में कोडित किया गया दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले डी को सॉरी दोस्तों A0। अब देखिए दोस्तों इसका डिजिट बाय डिजिट लिख दिया दोस्तों। देखिए ये यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी ये 0 है, ई यहाँ पे 3 है तो ई भी यहाँ पे 3 है। इसी प्रकार दोस्तों फेयर एफ देख लीजिए, एफ का मान यहाँ पे 2 रखा है, ए का मान 0 है, आर का मान इसमें आर का मान 8 होगा, ई का मान 3 होगा। 2083 देखिए किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्कंड राजीव की माँ, मार्कंडे जो है दोस्तों एक लड़का मार्कंड जो है दोस्तों राजीव की माँ के पिता है। मार्कंड राजीव के माँ के पिता है, तो मतलब राजीव का पिता हो गया दोस्तों मार्कंड, और मार्कंड के 3 भाई है दोस्तों, मतलब ये राजीव का चचा हो जाएगा, 3 भाई है, और उनमें से एक का पोता अभी है दोस्तों, उनमें से एक का पोता अभी है। तो हो सकता है दोस्तों ये राजीव का बेटा होगा। तो राजन जो है दोस्तों उसका एक पोता अभी है, तो राजन जो है दोस्तों, राजन इसमें क्वेश्चन होता है, राजन अभी का पुत्र है, राजन दोस्तों अभी का पुत्र है, तो ये परपोता हो गया दोस्तों। मतलब कि ये परपोता हो गया दोस्तों किसका, मार्कंड का परपोता है, राजन का अभी का पोता है, तो मार्कंड का परपोता हो गया। और राजन क्या बोलते हैं, राजीव का पोता हो गया। और राजन राजीव से संबंधित, राजीव से किस प्रकार से संबंधित है, वो इसका दोस्तों ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर भतीजा। देखिए दोस्तों मार्कंड यहाँ पे देखिए देख लीजिए, इसका फिगर दिया हुआ है, मार्कंड हो गया, और मार्कंड का ये तीनों भाई हो गया, ठीक है।
और ये राजीव हो गया, राजीव के माँ हो गया दोस्तों यहाँ पे। माँ का चचेरा भाई मतलब इसका पिता, ये तो इसका दादा था दोस्तों। चचेरा भाई हो गया दोस्तों। फिर इसका पुत्र हो गया, अभी हो गया। तो इसका अभी का पुत्र क्या हो जाएगा, राजीव का भतीजा हो जाएगा। राजीव का भतीजा मतलब उसके भाई का एक तरह से समझिए दोस्तों। भाई का पुत्र राजन है तो भतीजा ही हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 20 सही होगा दोस्तों, भतीजा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी गुरुप्रति में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।